नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले पर चर्चा करेंगे जो पारिवारिक कानून, विशेष रूप से तलाक के आधारों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस की सूचना मिलती रहे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं। आज का मामला, इस मामले में अपीलकर्ता पत्नी थी और प्रतिवादी पति थे। यह अपील सिविल मिसलेनियस अपील CMA संख्या 693 ऑफ 2006 थी। मूल केस संख्या यह अपील HMOP संख्या 225 ऑफ 2001 में पारित निर्णय के विरुद्ध थी। न्यायालय यह मामला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष था। न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी और माननीय श्री न्यायमूर्ति चल्ला गुणारंजन ने की। निर्णय की तिथि: इस अपील का निर्णय 7 मई 2025 को सुनाया गया। यह अपील पत्नी द्वारा दायर की गई थी, जो निचली अदालत द्वारा पति के पक्ष में दी गई तलाक की डिक्री को चुनौती दे रही थी। निचली अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)IA क्रूरता क्रूअल्टी और 13(1)IB परित्याग डिजर्शन के तहत तलाक की डिक्री दी थी। पति ने तलाक के लिए याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनकी शादी 13 अगस्त 1994 को हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी ने असामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया और कहा कि शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी ने वैवाहिक घर में बहुत कम समय बिताया और उसके व्यवहार से उसे मानसिक पीड़ा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके और उसके माता-पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर जमानत लेनी पड़ी। अंततः उस आपराधिक मामले में पति और उसके माता-पिता को बरी कर दिया गया क्योंकि पत्नी आरोप साबित नहीं कर पाई। पत्नी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि पति ने दहेज की मांग की थी और उसे प्रताड़ित किया था। निचली अदालत ने मुख्य रूप से इस आधार पर तलाक की डिक्री दी कि पत्नी द्वारा पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना, जिसमें वे बरी हो गए, पति के प्रति मानसिक क्रूरता के समान है। निचली अदालत ने यह भी पाया कि पक्षकार पिछले लगभग 29 वर्षों से अलग रह रहे थे और उनके पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं थी। उच्च न्यायालय के समक्ष पत्नी ने अपील में तर्क दिया कि केवल आपराधिक मामले में बरी हो जाना मानसिक क्रूरता का आधार नहीं हो सकता। दोस्तों, यह मामला वास्तव में दिलचस्प है और यह दिखाता है कि कैसे कानूनी कार्यवाही का दुरुपयोग वैवाहिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो ऐसी कानूनी जानकारी में रुचि रखते हों। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस: इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर विचार किया। 1. मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1). आइए, न्यायालय ने माना कि क्रूरता शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह मानवीय आचरण या व्यवहार से संबंधित है जो वैवाहिक कर्तव्यों और दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानसिक क्रूरता ऐसी स्थिति है जिसमें एक पक्ष का आचरण दूसरे पक्ष को इतनी मानसिक पीड़ा और दुख पहुंचाता है कि दूसरे पक्ष के लिए उसके साथ रहना संभव नहीं होता। न्यायालय ने विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि पत्नी पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठा आपराधिक मामला, जैसे धारा 498A IPC के तहत दर्ज करती है, जिससे उन्हें गिरफ्तारी, शर्मिंदगी और मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है और अंततः वे बरी हो जाते हैं, तो ऐसा आचरण पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना जाएगा। इस मामले में पत्नी ने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दायर किया था, जिसमें वे बरी हो गए। इसे मानसिक क्रूरता माना गया। 2.
सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्रूरता साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है। वैवाहिक मामलों में जो रूप से दीवानी प्रकृति के होते हैं, तथ्यों को उचित संदेह से परे साबित करने के बजाय संभावनाओं की प्रबलता, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर साबित किया जाना चाहिए। 3. लंबा अलगाव, लॉन्ग सेपरेशन। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि पक्षकार पिछले 29 वर्षों से अलग रह रहे थे। हालांकि लंबा अलगाव अपने आप में तलाक का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जो यह दर्शाती है कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है और मरम्मत से परे है, और यह मानसिक क्रूरता की स्थिति को और पुष्ट करता है। 4. आपराधिक मामले में बरी होने का प्रभाव। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक मामले में बरी हो जाना हमेशा क्रूरता का आधार नहीं होता, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा। यदि आपराधिक मामला झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोपों पर आधारित था और इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को परेशान करना और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, तो बरी होने के बाद इसे क्रूरता माना जा सकता है। उपरोक्त कानूनी बिंदुओं और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला। न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा पति और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना, जिसमें वे अंततः बरी हो गए, पति के प्रति मानसिक क्रूरता थी। न्यायालय ने यह भी माना कि 29 वर्षों का लंबा अलगाव इस बात का संकेत था कि विवाह मरम्मत से परे टूट चुका था। इसलिए उच्च न्यायालय ने पत्नी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत द्वारा दी गई तलाक की डिक्री की पुष्टि की। तो दोस्तों, यह था आज का मामला। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा और इससे आपको भारतीय तलाक कानूनों, विशेषकर मानसिक क्रूरता के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। यह निर्णय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग गंभीर परिणाम ला सकता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही एक और कानूनी मामले के विश्लेषण के साथ वापस आएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कानून के बारे में जानते रहें। अलविदा।